ध्यान दे, हम लोगों का आज का टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। मैग्नेटिक मोमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय आघूर्ण। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इसको दर्शाया जाता है म्यू से, ध्यान रखना है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, ध्यान रखना है, ठीक है। म्यू, बिल्ली वाला म्यू। म्याऊ जो होता है वो बिलाड़ बोलता है और जो बिल्ली होती है वो म्याऊ बोलती है। देखिए जो बिल्ली बैठा हुआ है, देखिए यहां पर। तो मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान दें, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं और जिसको दर्शाया जाता है म्यू से। समझने की कोशिश करते हैं, किसी भी पदार्थ की जो चुंबकीय क्षमता है, कोई भी पदार्थ की जो चुंबकीय क्षमता है वो मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर ही मापी जाती है। नहीं, जिस पदार्थ का मैग्नेटिक मोमेंट का मान ज्यादा आएगा उसका चुंबक के प्रति आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिस पदार्थ के मैग्नेटिक मोमेंट का मान कम होगा उसका चुंबक के प्रति आकर्षण बल कम होगा। ध्यान रखना है। म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। म्यू का फॉर्मूला होता है √n इंटू n प्लस 2 bm, जहां पर n जो है ये अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। नहीं, n क्या दर्शाता है, अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यहां जो bm है ये म्यू का इकाई है। bm क्या है, म्यू का इकाई है। नहीं, जैसे कैसे मास का इकाई ग्राम होता है, केजी होता है, वैसे ही चुंबकीय आघूर्ण का इकाई होता है bm। नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं इसे, बोर्स मैग्नेटॉन। तो सामने ये समझ में आता है कि अच्छा जो म्यू है ये भी अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि म्यू के फॉर्मूला में ही है √n इंटू n प्लस 2 bm। यानी जिसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, जिसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा, और जिसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा उसका चुंबक के प्रति आकर्षण बल भी ज्यादा होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। अब हम लोग ध्यान दें तो किसी पदार्थ का हम लोग चुंबकीय आघूर्ण जो है वो निकाल के देख सकते हैं, नहीं कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको एग्जांपल में दे दिया गया, यहां पर Fe दे दिया गया और आपको एक Mn दे दिया गया। नहीं, अब Fe का हमको विन्यास लिखना है तो हम लोग जानते हैं कि Fe का परमाणु संख्या 26 होता है, Mn का परमाणु संख्या 25 होता है कि नहीं। नहीं, अब ये जो 2 होता है इस 2 को लिखा जाता है 4s2 में, और ये जो 6 होता है उसको 3d6 में, नहीं इसे लिखा जाता है। नहीं, तो 4s2 3d6 हम लोग का होता है। अगर इसको लिखना होता है तो इसके 2 को 4s2 और इसको 3d5 ऐसे लिखा जाता है। लिखने का एक तरीका होता है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली बाहरी विन्यास लिख दीजिएगा, ध्यान रखना है। और बाहरी विन्यास का ही हो जाता है, अंदर वाले विन्यास जो होते हैं तो सब जोड़ा में ही रहते हैं। नहीं, जैसे 1s2 2s2 2p6 जो हम लिखते हैं तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। नहीं, हम लोगों को अगर आयरन का विन्यास लिखना है तो सीधे बाहरी विन्यास यानी जो लास्ट में 2 है उसको खाली लिख देना है। नहीं, मैग्नीज का लिखना है तो लास्ट वाला 2 लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग को विन्यास लिखना है तो देखो, तो यहां लिख दिए 4s2 और 3d6। अब 3d तो d के लिए डब्बा 5, इलेक्ट्रॉन 6, 2 3 4 5 6। तो आयरन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अजोड़ा इलेक्ट्रॉन बराबर 4। तो अगर अजोड़ा इलेक्ट्रॉन 4 हैं, नहीं तो इसका हम लोग चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो 4s में 2 यानी तो पूरा भरा हुआ है, और 3d में 5 तो 7 दिख रहा है कि अजोड़ा इलेक्ट्रॉन इससे 5 होगा। 1 2 3 4 5 होगा। तो इसके पास अजोड़ा कितने हैं, बोलो दिक्कत है। तो अजोड़ा इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 है और जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 है। नहीं, तो कोई बोलता है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण, आयरन का चुंबकीय आघूर्ण निकालो, तो निकाल नहीं देंगे। नहीं, सिंपल फॉर्मूला पे पुट कर देना है। अगर हमको निकालना है Fe, नहीं क्या निकालना है, म्यू का मान। अगर Fe के म्यू का मान निकालना है भाई तो क्या रखेंगे, √n के जगह पे क्या लिखेंगे 4 प्लस 2, और यहां पर क्या लिखेंगे bm। यहां से हम लिखेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 bm।
यानी √24 इसका आ जाएगा। वही अगर mn के कोई म्यू का मान निकालने के लिए कहता कि भाई mn के म्यू का मान निकालो तो निकाल सकते हैं। यहां पर रूट अंडर क्या रखते हैं 5 और 5 + 2 यहां पर bm। अब यहां से देखा जाए तो 5 2 7 5 35, तो ये कितना आ गया √35 bm। तो यहां से अगर कोई पूछता है कि भाई आयरन और मैग्नीज में किसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा है, मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा है। नहीं, यानी ये चुंबकीय फील्ड में ज्यादा आकर्षित होगा, ये चुंबकीय फील्ड में कम आकर्षित होगा, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें दिक्कत है? तो इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण किसी का निकालने के लिए कहेगा तो किसी विद्यार्थी को दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। बाहरी विन्यास ये तो एक तरीका है, जैसे डी ब्लॉक में लागू होता है, डी ब्लॉक में ये लागू होता है, वो भी ज्यादा तत्वों पर नहीं लागू होता है, ध्यान रखना है, ये कुछ तत्वों पर लागू होता है। जैसे आयन का 26 है तो जो 2 लिखा हुआ है ना उसको 4s में डाल दीजिए, और जो 6 लिखा हुआ है उसको 3d में डाल दीजिए। 4s के बाद 3d आता है ना, आप याद किए ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। नहीं तो 4s के बाद 3d आता है, तो पहले वाला जो 2 है उसको 4s में डाल दीजिए, अब बाकी जो 6 बचा उसको 3d में डाल दीजिए, तो विन्यास बाहर वाला नहीं लिखा गया 4s2 3d 6। आयरन का लिखना है तो 4s2 3d 5 लिखा जाएगा। ऐसा ही कोबाल्ट का भी होगा, निकल का ही होगा। नहीं, लेकिन ध्यान रहे सभी पर यह नियम लागू नहीं होता है, ये लिख दिए। ऐसे आप याद करने के लिए ऐसे याद कीजिए ना कि भाई 4s2 तक हम लोग का 20 हो जाता है, 4s2 में कितना होता है 20। नहीं तो आयरन का लिखना है तो 4s2 यानी 20 हो गया। नहीं, अब 6 को बचा तो 4s का 3d आता 3d 6। कोबाल्ट का 27 होता है तो 4s2 पर 20, अब 4s2 के बाद 3d 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, दिमाग लगा के ध्यान रखना है, ये भी एक तरीका होता है। कोबाल्ट में निकालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन 3 आएगा, कॉपर में निकालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन 1 आएगा। नहीं तो कोबाल्ट का चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा, कॉपर का चुंबकीय आघूर्ण कम होगा। और जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेना है, अंतिम का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि पीछे वाले सब में जोड़ा ही रहते हैं। नहीं, इसीलिए अंतिम का ही लिया जाता है, पीछे वाला लिख के हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? देखा जाए अब जैसे ये आपके होमवर्क के लिए कुछ दे दिया गया है, निम्नलिखित परमाणुओं के म्यू का मान ज्ञात करें। नहीं तो ये निम्नलिखित परमाणु जो है इनके म्यू का मान आप ज्ञात कर सकते हैं? बताइए, आप लोग तेज हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि यदि म्यू का मान 1.732, यदि म्यू का मान 1.732 दिया हो तो एन का मान ज्ञात करें। नहीं, ऐसा दिया हुआ है तो आप जानते हो, बहुत आसान से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। म्यू बराबर क्या दिया हुआ है और एन का मान पूछ रहा है कि एन का मान क्या होगा। अच्छा, म्यू का मान 1.732, तो म्यू का मान यानी कि √3 दिया हुआ है। 1.732 किसका मान है? √3 का मान है, आप जानते हैं। अच्छा, अब म्यू का फॉर्मूला भी आप जानबे करते हैं, √अंडर bm होता है, bm को इग्नोर कर रहे हैं। म्यू का मान क्या है? बराबर √अंडर ये होगा। नहीं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यहां 3 बचेगा, ऐसा बचेगा, यहां 3 होगा, n² + 2n होगा। ठीक है, अब यहां से आते हैं, देखा जाए यहां से अब देखें अगर तो हम लोग को यहां से आ जाएगा n² + 2n - 3 = 0। नहीं, ये 10th का फेवरेट क्वेश्चन था, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, नहीं जिसमें आप लोग गर्दा उड़ाते हैं। तो n² + 3n - n - 3 = 0। n कॉमन निकाल लीजिए, होगा -1 कॉमन निकाल लीजिए, n + 3 कॉमन निकाल लीजिए, n का वैल्यू 1 आएगा, तो यहां से n का 2 वैल्यू आया, एक आया -3, तो जो -3 आएगा इसको इग्नोर कर देना है, यानी यह आंसर में नहीं होगा।
ये इग्नोर हो गया, और n बराबर 1 जो है यही हमारा आंसर होगा। बोलो परेशानी है? नहीं। तो यहां से अगर म्यू का मान 1.732 दिया हुआ हो, n का मान निकालना हो, तो इस प्रोसेस के द्वारा निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। नहीं, ऐसे सिंपल सा ट्रिक है भाई, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं, सिंपल सा ट्रिक है कि अगर म्यू का मान 1.732 दिया हुआ है तो n का मान 1 होगा, यानी डेसिमल के पहले जो आता है नहीं वही आंसर होता है। अगर म्यू का वैल्यू कहीं पे 2.82 दिया रहे तो सिंपल ट्रिक है, n का मान 2 आएगा। लेकिन याद रहे सब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन तो इसे बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तब तो ट्रिक लगाएंगे, बुझाना है? नहीं, ये नहीं कि अब 2 नंबर का दे दिया अब तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आप उस क्वेश्चन का बेइज्जती कर दिए और बेइज्जती करके सीधे आंसर लिख दिए 2। मान लीजिए म्यू का मान 2.82 है, आप लिख दिए कि दिस इज द ट्रिक। नहीं, that here if the value of mu is 2.82 then the value of n must be 2। नहीं, ये लिख दीजिएगा, मार्क्स कट जाएगा भाई। 2 नंबर का दिया तो आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। नहीं, और अगर ऑब्जेक्टिव में दिया तो आप सिंपली ट्रिक लगाओ, ये लग जाता है सब जगह। बात समझ में आ रहा है? इसमें दिक्कत है तो याद रहेगा। चलिए, तो ये हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया था जिसको आपको बनाना था। देखा जाए, एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है जो भी आपके नॉर्मल एग्जाम में पूछता है। नहीं, एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक यौगिक में वेनेडियम, वेनेडियम जिसका परमाणु संख्या 23 होता है, आप नाम सुने होंगे। एक यौगिक में वेनेडियम के म्यू का मान 1.732 दिया हुआ है। एक यौगिक है, नहीं जैसे कैसे वेनेडियम का ऑक्साइड सकता है, वेनेडियम का क्लोराइड, कैसे आप याद करते हैं? हम बोले कि देखो सोडियम का एक कंपाउंड है, तो सोडियम का एक कंपाउंड यानी सोडियम अकेला नहीं है, किसी और परमाणु के साथ कंबाइन है। सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम ऑक्साइड सकता है, सोडियम सल्फाइड हो सकता है। नहीं, वैसे ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। लिखा हुआ है एक यौगिक, लिखा हुआ है एक यौगिक यानी कोई कंपाउंड है, परमाणु नहीं है। एक यौगिक में वेनेडियम यानी एक यौगिक है उसमें वेनेडियम है, यानी वेनेडियम अकेला नहीं उस यौगिक में, और भी लोग उसके साथ होंगे। ठीक है, तो एक यौगिक में वेनेडियम के म्यू का मान 1.732 दिया हुआ है। ठीक है, चलो भाई, तो हम पहले लिखे यहां पर कि वेनेडियम के म्यू का मान बराबर 1.732 दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, 1.732 दिया हुआ है म्यू का मान। तो म्यू का मान दे दिया तो अब सीधे ट्रिक लगाते हैं, एन का वैल्यू, तो इसलिए इसके एन का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा सीधे। नहीं, तो एन का वैल्यू 1, इसका मतलब ये एन क्या है? अजोड़ा इलेक्ट्रॉन, अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना? 1। ये जो म्यू का मान है वो वेनेडियम के लिए है। नहीं, तो वेनेडियम के लिए म्यू का मान दिया हुआ है, एक यौगिक में वेनेडियम है और उस यौगिक में वेनेडियम के म्यू का मान दिया हुआ है। नहीं, और वो मान कितना दिया है? 1.732। नहीं, तो हम लोग को ट्रिक बताया गया क्या भाई कि अगर 1.732 दिया जाता है, दशमलव के आगे जो वैल्यू रहेगा नहीं वही अजोड़ा इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। तो दशमलव के आगे वैल्यू क्या है? 1। तो अजोड़ा इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग लिखेंगे अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1। इतना में दिक्कत है? ठीक है, अब अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग को 1 निकल गई। नहीं, यानी कि ये जो यौगिक है इसमें जो वेनेडियम है वो एक ऐसा वेनेडियम है, ध्यान सुनिएगा, ये जो यौगिक है इस यौगिक में जौन वेनेडियम है उस वेनेडियम के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कय गो है? नहीं, तो आपको वेनेडियम का ऐसा विन्यास लिखना है, आपको वेनेडियम का ऐसा विन्यास लिखना है जिसमें अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कय गो रहे। चलिए, तो पहले वेनेडियम का विन्यास लिखते हैं। वेनेडियम का परमाणु संख्या होता है 23, होता है ना? नहीं, बताइए सर, विन्यास लिखवाइए आप, वेनेडियम का विन्यास लिखवाइए, उदासीन वेनेडियम का विन्यास बोलिए। बैठिए।
हम लोग को आ गया वेनेडियम का विन्यास आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। इतना में दिक्कत है? अब ये बताओ वेनेडियम धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है कि ग्रहण करता है? त्याग। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो वेनेडियम परमाणु का विन्यास लिखे हैं इसमें से इतना इलेक्ट्रॉन निकाल देना है कि इसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कई गो बच जाए? एगो बच जाए। देखो अब देखते हैं, यहां पर लास्ट वाला 3D है, 3D में डब्बा कई गो है? 5 गो। इलेक्ट्रॉन कई गो है? तो अभी जब वेनेडियम है इसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कई गो है? ने कौन क्या बोल रहा है? 7। कौन 7 बोला है? अरे 7 को कैसे ऐसी? इसमें अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कई गो है? अजोड़ा इलेक्ट्रॉन इसमें 3 गो है। बुझा रहा है ना? बाकी तो सब जोड़ा है ना, सब में एस में 2 पूरा भरा हुआ है, 2 पूरा भरा हुआ है, 6 पूरा भरा है, 2 पूरा भरा है, 6 2 3। तो अजोड़ा इसी के पास है ना? तो अजोड़ा इलेक्ट्रॉन वेनेडियम के पास अभी कई गो है? अब इसमें से कई गो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए कि इसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 हो जाए? ठीक से सोच के बताओ। 2 कैसे निकालेंगे भाई? कितनी बार बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी सबसे पहले बाहरी कक्ष से निकालते हैं। नहीं तो अब वेनेडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, नहीं एक अजोड़ा करने के लिए तो पहले इसमें 3D से निकाल दें। पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s से 2 गो, है कि यही बाहरी कक्ष है। और 4s से अगर 2 गो निकाल देंगे भाई, 4s से अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दिए तो अभी इसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन 3 ही रहेगा। तो हमको अजोड़ा इलेक्ट्रॉन 1 करना है, नहीं तो 1 करना है तो पहले 4s में से 2 गो निकालना पड़ेगा और 3D में से 2 गो निकालना पड़ेगा, यानी टोटल 4 गो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब तो जाके वेनेडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बुझा रहा है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जेई का है, बस में आ रहा है? नॉर्मल क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखिए दिमाग लगा के दिया हुआ है। बस समझ में आ रहा है? तो अब इसमें हम लोग क्या करना था, नहीं तो वेनेडियम में से हमको पता है, देखो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको दिखाई क्या दे रहा है सीधे कि सर देखिए ना 3D में 3 गो है, आप बोल रहे हैं एगो चाहिए तो डी में से 2 गो उड़ा दीजिए, नहीं एगो बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का जो नियम है वैसे ही निकालना है। क्या इलेक्ट्रॉन निकालने का नियम कहता है क्या कि इलेक्ट्रॉन पहले 3D से निकाल देना चाहिए? इलेक्ट्रॉन निकालने का नियम कहता है कि पहले बाहरी कक्ष से निकालेंगे। बाहरी कक्ष कौन होता है? तो जो सबसे बड़ा कक्ष संख्या होता है। इसमें सबसे बड़ा कक्ष संख्या कौन है? 4। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालना पड़ेगा। तो क्या हम 4s से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब तो अजोड़ा 4 गो हो जाएगा। अगर दोनों निकाल देंगे तो भी अजोड़ा 3 गो रहेगा, नहीं तो 2 गो इसमें से निकालेंगे, 2 गो इसमें से निकालेंगे तब जाके अजोड़ा 1 होगा। दिक्कत है? यानी कि वेनेडियम के पास एक अजोड़ा इलेक्ट्रॉन करने के लिए, वेनेडियम के पास एक अजोड़ा इलेक्ट्रॉन करने के लिए वेनेडियम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। ध्यान रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से और 2 इलेक्ट्रॉन 3D में से। बोलो दिक्कत है? होगा कि नहीं होगा? अब हमको वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो चलो वेनेडियम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वेनेडियम पर कितना आवेश? 4+ आवेश। यानी कि यह जो यौगिक है, इस यौगिक में वेनेडियम किस अवस्था में है? V4+ अवस्था में है। नहीं जैसे हम बोले कि भाई देखो NaCl लिखते हैं, नहीं तो NaCl में सोडियम किस अवस्था में है? Na+, नहीं है ना भाई, या क्लोरीन Cl- के रूप में। क्या उदासीन NaCl में सोडियम उदासीन है? NaCl में सोडियम उदासीन नहीं है, NaCl सटा हुआ है। तो सटा हुआ है यानी कि जरूर इसके बीच में कोनो आकर्षण है, आकर्षण है यानी एगो पर धन आवेश है, एगो पर ऋण आवेश। नहीं तो जब भी कभी यौगिक में, जब भी किसी यौगिक में परमाणु आपस में सटे हुए हैं तो सटे हुए हैं यानी कि जरूर कोनो पर धन है, कोनो पर ऋण है। देखिए आंख बंद करके ही मंथन कर रहा है गधा, नहीं है देखिए ऐसे कर भी रहा है, आंख बंद कर लिया है, धन है और ऋण भी है।
गर्दन भी हिला रहा है, सोचिए। ये कौन सा मंत्र है भाई? आंख बंद करने पर भी दिमाग काम कर रहा है, सोचिए। चलो यहां ध्यान दीजिए, ये सब स्पेशल ट्रिक्स हैं। नहीं, अब ये सब ट्रिक आप लोगों से हमको सीखना पड़ेगा। नहीं, चलिए यहां पर दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो यहां पर जो वेनेडियम है वो वेनेडियम किस अवस्था में है? 4+ अवस्था में है। नहीं, अब आपको वेनेडियम 4+ जो है इसी का विन्यास लिखना है। तो इसका वेनेडियम 4+ का 1s2 बोले दिक्कत है? अब यही जो हुआ हमारा आंसर हुआ। परेशानी है? नहीं, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन में सिंपली क्या किया कि वेनेडियम के म्यू का मान दे दिया। वेनेडियम के म्यू का मान दिया 1.732। हम लोग क्या बताए आपको ट्रिक कि भाई अगर वेनेडियम के म्यू का मान 1.732 है तो हम लोग क्या करना है, जो आगे संख्या लिखा है वही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन संख्या कितना? 1। नहीं, अब हमको क्या करना है, वेनेडियम का विन्यास लिखना है। इस यौगिक में जो वेनेडियम है उसका विन्यास लिखना है। तो हम लोग क्या किए, जो पहला अपना उदासीन वेनेडियम होता है उसका विन्यास लिखे। जब इसका विन्यास लिखे तो विन्यास देखने से क्या मिला कि भाई उदासीन वेनेडियम के पास तो अजोड़ा 3 गो होता है, लेकिन इस यौगिक में जो वेनेडियम है उसके पास तो अजोड़ा 1 है। नहीं, तो अजोड़ा 1 करने के लिए उदासीन वेनेडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो कई गो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अजोड़ा 1 होगा? तो 4। नहीं, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कहां कहां से निकालेंगे? तो 4s में से 2 गो और 3d में से 2 गो निकालेंगे, तो अब जाके 3d1 होगा। नहीं, तो जो 3d1 वाला विन्यास है वही आपको लिख देना था, वही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? देख लीजिए। आए, हाँ, इलेक्ट्रॉन खत्म तो अस्तित्व खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है वो। दिक्कत है? आगे बढ़े। तो यही सब दिया हुआ है, देखा जाए। ये तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं आपको। नहीं, सम संख्या और विषम संख्या वाला बात नहीं बता चुके हैं? नहीं, तो ये भी हम लोग का चुंबकीय गुण के बारे में जो बताना था वो हम लोग बता चुके हैं। तो चुंबकीय गुण के बारे में किसको दिक्कत है? नहीं। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे थोड़ा आते हैं। देखो, जैसे मान लो हम लोगों को यहां पर दिया O2। नहीं, तो एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। तो 2 गो ऑक्सीजन में 16 गो इलेक्ट्रॉन होता है। 2 गो ऑक्सीजन में 16 गो इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना है। अब 16 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, और आपसे कोई कहा कि भाई O2 का विन्यास लिखवाइए, बोलिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ठीक है? नहीं, ध्यान रखिएगा, केयर कीजिएगा, बैठिए, केयर कीजिएगा। यहां पर O2 जो है ये क्या है? अणु है। नहीं, तो अणु का विन्यास ऐसे लिखना क्या है? गलत है। आप पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना और आप परमाणु का विन्यास लिखना सीखे हैं। नहीं, अणु का विन्यास लिखना भी नहीं सीखे हैं। तो ये नहीं कि कोई ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बोले 8 तो ऑक्सीजन का विन्यास लिखिए। तो ऑक्सीजन अकेला है, तो अकेला है यानी ये परमाणु है। तो इसका विन्यास अगर हम लिखते हैं ऐसे 1s2 2s2 2p4 लिखते हैं ना? नहीं, तो परमाणु का विन्यास ऐसे लिखना सही है। काहे भाई? काहे कि ये सब जो पढ़े हम लोग 1s ये सब परमाणु के लिए पढ़े हैं। ये सब परमाणु के कक्ष, परमाणु के उपकक्ष और परमाणु के कक्षक आप उनके लिए पढ़े हैं। अभी आप आणविक कक्षक नहीं पढ़े हैं। नहीं, तो कोई कह दे कि बाबू CO2 का विन्यास लिख के बताओ कि CO2 का विन्यास कितना होगा। नहीं, तो CO2 परमाणु नहीं है, ये अणु है। तो अणु का विन्यास लिखना अभी नहीं सीखे हैं। ये नहीं कि फट दे सर, देखिए ना, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 दूना 16, 16 और 6 22 और 22 गो इलेक्ट्रॉन है। देखिए ना 1s2 2s2 2p6, काम घबरा जाएगा।
बुझा रहा है? नहीं, इनका भी विन्यास लिखना हम लोग को सीखना है। जब केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, रासायनिक आबंधन, नहीं तो उसमें इसका हम लोग को विन्यास लिखना तरीका बताया जाएगा, जिसमें आप पढ़ेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, नहीं सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x पाई 2p y सब पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर आएगा उसमें अणुओं का विन्यास लिखना बताया जाएगा, रासायनिक आबंधन। तो पहले आबंध बनाना सीखेंगे, नहीं तो परमाणु जब आबंध बनाता है तो अणु बनता है, नहीं अणु बनेगा। जब अणु के बारे में जान जाएंगे तब आणविक कक्षक पढ़ाया जाएगा। जब आणविक कक्षक जान जाएंगे, जैसे परमाणु कक्षक अभी जान गए, तो आणविक कक्षक जान जाएंगे, तब अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं ये बताया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अभी ऐसा बेवकूफी मत कीजिएगा कि कोई O2 का बोले, CO2 का बोले तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फटाफट लिखना शुरू मत कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी आप सिर्फ परमाणु कक्षक के बारे में पढ़े हैं, परमाणु का विन्यास लिखना सीखे हैं, अणु का विन्यास लिखना नहीं सीखे हैं। इतना में दिक्कत है, ठीक है? तो यही बात हम लोग को ध्यान में रखना था। तो यहां से आपका चुंबकीय गुण जो था, ये चुंबकीय गुण हम लोग का खत्म हो गया। नहीं, अब देखिए एक टॉपिक जो था जिसको आप लोग याद नहीं दिलवाए, आपको हम कहे थे, हमसे भी दिमाग से उतर गया। नहीं, हम बताए थे कि आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद है। नहीं, हम लोग सिर्फ क्रोमियम और कॉपर तक ही बता के छोड़ दिए थे, और हम कहे थे कि अगले क्लास में हम लोग अपवाद विन्यास जितने आवर्त सारणी के हैं उसको पढ़ेंगे। नहीं, तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया और आपके दिमाग में भी नहीं आया। हाँ, गलती हो गया। वो तो हम तो हैं बेवकूफ आदमी और आप लोग हैं जीनियस आदमी, तो आप लोगों के दिमाग में आया ही था, नहीं मेरे ही दिमाग में नहीं आया। हाँ, अब देखिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम, तो मान लिए कि नहीं अपना गलती। चलिए, मतलब हमको याद नहीं पड़ा, चलिए बातें खत्म, हमको याद नहीं पड़ा तो उसको हम लोग अगले क्लास में जो अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको जरूर पढ़ लेंगे। नहीं, कि आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं जिनका विन्यास अपवाद होता है और उनको कैसे याद करेंगे उसका भी ट्रिक होता है। नहीं, उन सभी ट्रिक्स के हम लोग तरीका से, जितने भी 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट में कितने ऐसे तत्व हैं जिनका विन्यास नियम का पालन नहीं करता है, उसको हम लोग को याद करने का तरीका होता है, ट्रिक होता है, उसको हम लोग याद कर जाएंगे। नहीं, ताकि कोई भी पूछे तो हम फटाक दे बता पाए, हाँ भाई इतने इस ब्लॉक में इतना विन्यास अपवाद है, इसमें इतना अपवाद विन्यास है, इसको ऐसे से याद करते हैं, फटाफट बता दें हम लोग। दिक्कत है? नहीं, तो अगले क्लास में हम लोग उसको बताएंगे। अब अभी के क्लास में वो लोग रुक जाएंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिक्कत है, हम थोड़ा सा बस उनको बता देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, ठीक है? बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है? कोई रुकेंगे नहीं।